नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रशिया की जो बेसिक पॉलिसीज़ थीं, वो मिडल ईस्ट में लेके ख़ास तौर से वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, उसको लेके पूरी तरीके से फ़ेल होती हुई नज़र आ रही हैं। उनका सीरिया जो था सबसे इम्पोर्टेंट एलाई था, जहाँ पे उनके एक नेवल बेस भी था, जो उनको मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता था, जो उनके लिए बेइंतहा इम्पोर्टेंट था। अब नई गवर्नमेंट ने उनसे कहा है कि वो उसको वाइंड अप करें और काफ़ी हद तक इनके ट्रूप्स विथड्रॉ भी हो गए और यहाँ से विथड्रॉ करके उन्हीं ने लीबिया अब भेजे हैं। रशिया की जो बेसिक पॉलिसी है उसी में मुझे लगता है कि खोट है और वो उनको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होगा। सीरिया के अंदर हमने देखा, वो एक तरफ तो उनका मिलिट्री बेस था वहाँ के ऊपर और बड़ी संख्या में उनके ट्रूप्स भी वहाँ पे मौजूद थे। असद को वो प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, वेपन भी सप्लाई कर रहे थे, सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ वो इज़राइल को रोकने में, इज़राइल लगातार वहाँ पे अटैक कर रहा था, उसको नहीं रोकते थे। इज़राइल से भी उनके अच्छे संबंध बने हुए थे। ये जो उनकी पॉलिसी में डुअलिटी थी, वो उसकी का कारण मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फेलियर हुआ। अब ये है कि लगातार सीरिया को वो कमज़ोर करता रहा, ये वेपन दे रहे थे और उसके बाद हुआ ये कि स्टेट जो थी, वो एक तरफ तो इस्लामिक मिलिटेंट का गलबा था, ज़ोर था बहुत ज़बरदस्त, जिसमें कि ये दाइश और जबहतुन नसरा जो इस समय अब सत्ता में आए हैं, अल-कायदा का एक पार्ट है, आईएसएस और इस तरह के बहुत से संगठन थे जो लड़ रहे थे बशर अल-असद से, उनको भी रोकने में ये असमर्थ रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका जो अमेरिकन्स ने उनके ऊपर कई चीज़ें थी। एक बात और भी थी कि ईरान से भी इनके अच्छे संबंध थे, लेकिन ईरान में भी इनकी यूएन सैंक्शंस जो हुए उसमें उन्हीं ने लगाने जो लगे उसको अपोज नहीं किया। फिर उसके अलावा ये भी था कि वो ईरान का में जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता है, हालांकि ईरान ने उसको हमेशा डिनाई किया, वो उसके भी खिलाफ थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बनाएगा। तो ये जो हमने देखा है, ये एक तरफ तो अमेरिकन सैंक्शंस लगाते चले गए, इजराइल लगातार स्ट्राइक्स करता रहा वहाँ के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि मिलिटेंट जिस तरीके से वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, इन तीनों चीज़ों में वो रोकने में असमर्थ रहा है रशिया। और इसी कारणवश बशर अल असद का जाना हुआ। बशर अल असद के साथ साथ इनकी जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी फेल होती हुई नज़र आती है। इन सब चलते हुए एक तरफ जो सैंक्शंस थे, फिर मिलिटेंट और इजरायली स्ट्राइक के चलते हुए जो सीरिया का कलेक्शन था, फंड कलेक्शन, वो बिल्कुल धीरे धीरे इतना कम हो गया था कि इनको सैलरी देना भी मुश्किल हो रही थी। एक आर्मी के जनरल की सैलरी कुल $40 हो गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि अधिकतर जो आर्मी पर्सनल्स थे वो जाके जॉर्डन में जाके वो मिल गए, उनको खरीद लिया गया। कहा जाता है कि इजराइल उनके पीछे था। तो इस तरह से वो सब टूट गए थे वहाँ के ऊपर। दूसरी तरफ ये भी था कि रशिया की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि वो पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाए और वहाँ पे उनका मार्केट भी था, तेल एंड गैस का, खासतौर से गैस की सप्लाई वहाँ जाती थी। लेकिन पश्चिम देशों का शुरू से ज़ार के पीरियड से ये रहा है उसूल कि वो रशिया को कभी भी एक बड़ा मानने पे तैयार नहीं थे। और उनको एक हमेशा उनको इन्फीरियर की तरह से समझा वहाँ के रूलिंग एलीट्स ने, खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस, ये इन लोगों ने कभी उसको नहीं मान्यता दी। फिर बाद में ये भी हुआ कि जब सोवियत यूनियन बन गया तो उसका कंपटीशन हो गया, कंपटीटर के रूप में इमर्ज हो गया, एक बड़ा सुपर पावर था। फिर उसके बाद ये हुआ, सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी वो दोबारा से एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो गया, जिससे यूरोप को खतरा लगने लगा। यूरोप को ऐसा लगा कि ये एक बड़ा
इन्हीं ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे आ गए हैं। S-400, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और बहुत से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बहुत सी चीज़ें मंगाई, जिसका रशिया एक बड़ा मार्केट बन गया। रशिया के प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, फिर उसके बाद उनकी प्राइस भी कम होती है, स्पेयर पार्ट भी सस्ते होते हैं। तो और ये बहुत से देशों के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन भी करने पे राजी हो जाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को लगा कि यूरोप अमेरिका के जो डिफेंस प्रोड्यूसर्स थे, उनको लगा कि अब उनका मार्केट एक बड़ा चंक उनके हाथ से निकल सकता है। फिर उसके बाद ये भी था कि इन लोगों को ये भी लग रहा था कि रशिया बहुत तेज़ी से फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल, सिविल एविएशन और बहुत से सेक्टर्स में आने की बात कर रहा था। तो इसलिए यूरोप के को भी लगा कि उनका भी मार्केट खतरे में है। और इसी के चलते हुए सब ने मिल के यूक्रेन को सपोर्ट किया, यूरोप, अमेरिका, पूरा नेटो के रशिया को तोड़ने की पूरी साजिश की। मुझे नहीं लगता कि अब रशिया बचा भी पाएगा या नहीं, इसलिए कि रशिया के लिए अब 2 बड़े खतरे आ गए हैं। एक तो ये है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, अगर ईरान में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है या ईरान के ऊपर अटैक होता है और ईरान और कमज़ोर कर दिया जाता है, तो फिर तो एक तो ईरान का जो रोल था एक बड़ा मिडल ईस्ट के अंदर, वो तो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आता है। और फिर दूसरी तरफ ये कि अगर युद्ध हो जाता है तो फिर और बड़ी समस्या में ईरान आ जाएगा। ईरान इंटरनली इन्वॉल्व हो जाएगा अपने को दोबारा से डेवलप करने के लिए। इसलिए कि अमेरिकन का जो युद्ध करने का, इज़राइल का युद्ध करने का है, ये टोटल डिवास्टेशन, तबाह बर्बाद कर देते हैं। कोई केयर नहीं करते कि सिविलियन कितने मर रहे हैं इराक में, अफ़गानिस्तान में, फिर उसके बाद अभी हम जो हम देख रहे हैं लेबनान में, जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, बस्ती की बस्ती बिगाड़े दे रहे हैं, टाउन्स, विलेजेस सबको अप्रूव कर दिया साउथ लेबनान के बहुत सी जगहों पे। फिर उसके अलावा गाज़ा के सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल उनके सामने है। तो वो ईरान क्या अगर हट जाए तो भी, ये फिर दूसरी तरफ ये भी होगा कि फिर सऊदी अरेबिया और यूएई और दूसरे अरब देश जो इजिप्ट भी जो कोशिश कर रहे थे कि ट्राई कर रहे थे कि उनका दोबारा से रशिया के साथ कुछ संबंध बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए कि उनके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है सीरिया के में बशर अल असद के हटने के बाद। अब वो काफ़ी कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की जो सऊदी अरेबिया बात कर रहा था, अब उसको भी मुश्किल होगी। तो रशिया के लिए सेंट्रल एशिया, अगर ईरान कमज़ोर होता है, रोकना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं बल्कि अमेरिकन की तो कोशिश ये है कि जो कॉकेशियस रीजन्स हैं, रशिया के जो समय से के पार्ट बने हुए हैं रशियन फेडरेशन के, उनको भी वहाँ पे भी बहुत से ग्रुप्स हैं और वहाँ के ऊपर इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं और दूसरे वो भी नहीं, एक बड़ा एक सेक्शन है जो नहीं रहना चाहता रशिया के साथ, अपने को आज़ाद करना चाहता है। उसके लिए भी रशिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये एक अमेरिका की बहुत ग्रैंड स्ट्रैटेजी है और ये जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसको चलते हुए उनका था प्रोग्राम। और दूसरी बात ये भी है कि रशिया के जो जितने भी समर्थक ग्रुप्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि उनको पास वहाँ पे सब पे कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है और उनको डेमोक्रेसी को रशिया प्रमोट भी नहीं करता। और जो रिजीम्स हैं वो बहुत इनएफिशिएंट हैं, बहुत अथॉरिटेरियन है, सेंट्रल एशिया की हो या कॉकेशस रीजन में भी हमने देखा। फिर यही नहीं बल्कि और उनका जो यूरोप के अंदर उनके एलाइज़ हैं, वो भी इसी तरह के हैं, जिनसे वहाँ की लोकल जनता परेशान है। करप्शन है बेहद इन जगहों पे। तो आम जनता भी नहीं चाहती बहुत से कंट्रीज़ में रशिया के साथ जुड़े रहना। वो उसको लगता है कि यूरोप के साथ जाएँगे तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी। ख़ैर ये एक सोचने की बात है, क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। इनकी ईरान को हटा के अमेरिकन्स की अब कोशिश ये है कि ईरान को न्यूट्रलाइज कर दो, तो जो ईरान रशिया चाइना एक्सिस है
वो कमज़ोर हो जाएगी। फिर रशिया को वो चाहते हैं ईरान से चाइना से सेपरेट करना, यानी रशिया चाइना में जो संबंध है उनको वीक करना। ट्रम्प की पूरी कोशिश इस बात पे होगी कि ताकि वो कर दे। हमने ये भी देखा है रिपब्लिकन जब पावर में आते हैं तो वो चाइना पे ज़्यादा सख्ती करते हैं, और डेमोक्रेट जब पावर में रहते हैं तो वो रशिया को टारगेट करते हैं। तो इनकी कोशिश ये होगी, लेकिन ये कि जो युद्ध विराम की ट्रम्प बात करेंगे, ट्रम्प कोई रशिया के दोस्त नहीं है। ट्रम्प चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, काफ़ी बर्डन है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन उनकी बहुत सी शर्तें होंगी। क्या वो शर्तें ये पूरी कर पाएँगे पुतिन? तो ये एक उनके सामने बहुत बड़ा। दूसरी बात ये कि ये पूरा जो इनका प्लान है नियोकॉन्स का अमेरिका के अंदर तो हर तरह के लोग हैं, प्रो डेमोक्रेसी हैं, गवर्नमेंट के क्रिटिक भी हैं, उसको गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, वहाँ के ऊपर डेमोक्रेसी डीप रूटेड है वहाँ पे। लेकिन जो नियोकॉन इस समय जो सबसे शक्तिशाली पावरफुल ग्रुप है वहाँ के अंदर, उसका मानना ये है कि रशिया को तोड़ देना चाहिए और पुतिन को वहाँ से हटा देना चाहिए, और रशिया के में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अमेरिकन ऑयल कंपनीज और दूसरी कंपनीज का भी मार्केट यानी रशिया को ओपन करना चाहिए, ताकि उनकी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये है कि, और फिर ये भी है कि वो चाहते हैं सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के ऊपर के जो तेल के रिसोर्सेज हैं उन पे अमेरिकन ऑयल कंपनीज का बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ग्रेटर कंट्रोल, यानी डिफेंस ऑयल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग तेल की कंपनी तय करे, ना कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट करे। ये एक प्लान है नियोकॉन का। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिकन सेंचुरी है वो 21st सेंचुरी में वो किसी दूसरे राइवल को इमर्ज नहीं होने देंगे, ये उनका प्लान है। और उसको जो खतरा नज़र आ रहा है इस समय रशिया से आ रहा था, दूसरे ब्रिक्स से आ रहा था। तो अब देखिए मिडल ईस्ट के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अब जो बड़े इम्पोर्टेंट देश हैं वो ब्रिक्स को आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया काफ़ी इच्छुक था, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बहुत है। यूएई ने ज्वाइन किया है, मगर मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्टिव रोल वो प्ले कर पाएगा। जो डी डॉलराइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था सऊदी अरेबिया यूएई में, अब नहीं आगे बढ़ पाएगा। और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो ब्रिक्स है, जिससे बगैर ये था कि पेट्रो डॉलर अगर का ट्रेड जो है वो लोकल करेंसीज में होने लगेगा तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब एक बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुमकिन नहीं होंगे, और बगैर इसके ब्रिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ ये भी है कि एक बार मिडल ईस्ट में ये मामला सेटल हो जाता है तो फिर अमेरिकन की नज़र अफ्रीका में है, जहाँ के ऊपर रशिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर भी उसको भी वो कंटेन करने की कोशिश करेंगे। जल्दी है अभी ये कहना कि वहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये है कि वहाँ के ऊपर जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वहाँ से, जहाँ पे फ्रेंच का बहुत इन्फ्लुएंस था, जो कि तेल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, अब वो फ्रेंच के इन्फ्लुएंस से निकल कर वो चाहते हैं कि रशिया उनकी मदद करे, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना सकें और वहाँ पे उनके उस रिसोर्सेज से वो उनका डेवलपमेंट हो सके। ये सब कभी और डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये है कि ज़रूर बशर अल-असद के जाने से सीरिया के अंदर जो प्रो इज़राइल एंड प्रो वेस्ट और प्रो टर्की हुकूमत आई है, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक पहुँचा है रशिया के ऊपर। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी एक नया सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।